हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक मुस्कान खौफनाक सच के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रिजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रिजू उस गहरे स्पर्श में खो रहा था। कुछ देर सब ऐसे ही चलता रहता है। घर वाले सब गहरी नींद में सो रहे थे। किसी को भनक तक नहीं हुई। रिजू को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो भी मंद मस्त हो रहा था। जो उसके साथ हो रहा था वो उसमें खो रहा था। उसे कुछ और नजर नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था जो हो रहा है वो बस होता रहे। अचानक से रिजू के कानों में धीमी आवाज आती है, रिजू अब से तुम मेरे हो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। ये शब्द रिजू के कानों में पड़ते हैं तो घबरा कर उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो अपने चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। बाद में वो बिस्तर से उठता है, तभी उसे कोई जोर का धक्का देता है। रिजू बेड पर गिर जाता है। वह उठने की कोशिश करता है पर वो उठ नहीं पाता है। रिजू को ऐसा लगता है जैसे कोई उस पर हमला कर रहा हो। रिजू घर वालों को आवाज लगाने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज नहीं निकलती है। रिजू की बेचैनी बढ़ती जाती है और वो बहुत डरा हुआ सा लगता है। रिजू कहता है, कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। अगर तुम वो रेलवे स्टेशन वाली अप्सरा हो तो जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया वो मेरी एक भूल थी। मुझे माफ करो और चैन से जीने दो। गलती मेरी नहीं है और लोग भी वहां पर थे। उनमें से किसी को तुमने कुछ नहीं बोला और मेरे पीछे पड़ रही हो। मैं तो तुम्हें उन लोगों से बचाना चाह रहा था, लेकिन तुम तो मेरी ही जान के पीछे पड़ गई हो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। अगर तुम्हें ये मेरी गलती लगती है तो गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें वहां पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम वहां पर नहीं आती तो मैं तुम्हें नहीं देखता। मैं तुम्हें नहीं देखता तो ये सब भी नहीं होता और तुम्हारा बदला ले लिया गया था। वहां के लोगों ने मुझे और मेरे दोस्त को बिना पेमेंट के इतना धोया, उसमें भी कसर दिखाई दे रही है तुम्हें। अब तुम यहाँ से जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। रिजू की बातें सुनकर पूरे कमरे में उस लड़की की हंसी गूंजने लगती है। रिजू उठने की कोशिश करता है पर वो अपने बेड से हिल भी नहीं पाता है। वो लड़की उसे कहती है, इतनी आसानी से कैसे तुम्हें छोड़ दूं मेरे राजा? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, तुम मुझसे दूर जाने की बात करते हो। अभी मुझे तुम्हें भी जी भर के देख तो लेने दो। मैं तुम्हारा उस जंगल में इंतजार कर रही थी और तुम मुझे वहां पर अकेला छोड़कर आ गए। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी मेरे राजा, और इसकी सजा होगी मौत। मैं तुम्हें मारूंगी और तुम्हारा मीठा मीठा खून पीऊंगी। रेलवे स्टेशन पर तुमने मेरा हाथ थामा था, तो मैं कैसे इतनी आसानी से तुम्हारा हाथ छोड़ दूं? ये तो मेरे लिए पाप होगा ना। रिजू कहता है, देखो तुम मुझे कुछ मत करो, जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा। रेलवे स्टेशन की बात छोड़ो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं अब से हर लड़की को अपनी बहन मानूंगा। तुम जो भी बोलोगी वो सब मैं करूंगा, पर प्लीज मुझे मत मारो। वो लड़की कहती है, तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो तो ठीक है, पर मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुमने मेरा रेलवे स्टेशन पर साथ छोड़ा, उसके बाद जंगल में भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं खुद चलकर तुम्हारे घर पर आई हूँ। मैं जो करने आई हूँ वो तो करके ही जाऊंगी और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। रिजू कहता है, मैंने तुम्हारा हाथ थामा था, लेकिन जब पब्लिक मुझे पीट रही थी तुम वहां से 9-2-11 क्यों हो गई थी? इस हिसाब से देखा जाए तो तुमने मुझे छोड़ा था, मैंने तुम्हें नहीं। तुम्हारे चक्कर में डॉक्टर के दर्शन करके आए हैं। जंगल में तुम्हारी कंपनी के लोग बैठे हैं, उनके हंसने रोने की आवाज अक्सर आती है। हमारी तो हर तरफ से आफत है। अब तुम ये सारा ग्रंथों का ज्ञान मुझे मत दो, और खून पीना है तो और किसी का पी लो, क्योंकि मेरा खून तो तुम्हारी आवाज सुनकर ही जम गया है। तुम्हें देख लेता तो शायद मैं ही जम जाता। वो लड़की जोर से हंसती है। उसकी हंसी रिजू के कानों को लगती है। रिजू अपने हाथों से अपने कान बंद करता है, फिर भी उसे आवाज तेज आ रही थी। ऐसा लग रहा था थोड़ी देर के बाद उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। रिजू चिल्लाते हुए कहता है, बंद करो, बंद करो। रिजू के कमरे से बहुत तेज आवाज आ रही थी। हिम्मत करके रिजू जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर घर वाले जाग जाते हैं। रिजू के घर वाले सब दौड़कर उसके कमरे में जाते हैं। रिजू के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। रिजू अपने आसपास देखता है, सब कुछ शांत होता है। रिजू के पापा बाहर से आवाज लगाते हैं, रिजू तू ठीक है? तू ठीक है तो बेटा?
जरा दरवाजा खोल। रिजू बेड से उठकर दरवाजा खोलता है। रिजू के पापा कमरे की लाइट जलाते हैं और रिजू से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तू इतना चिल्ला क्यों रहा था? रिजू कहता है, कुछ नहीं पापा। रिजू सहमा सा लग रहा था, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। रिजू की माँ ने उसका चेहरा देखा, उसके चेहरे पर बहुत पसीना था। ऐसा लग रहा था जैसे रिजू किसी बहुत डरावने मंजर से गुजरा हो। रिजू के घर वाले उससे पूछ रहे थे, वे किसी को कुछ नहीं बता पा रहा था। उसे डर था कि कहीं वो लड़की उसके परिवार वालों को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए रिजू किसी को कुछ भी नहीं बताता। रिजू की बड़ी बहन बोलती है, भैया कोई भूत देख लिया क्या, इतना डर क्यों रहे हो? रिजू कहता है, नहीं दीदी, एक बुरा सपना देखा और कुछ नहीं, आप सब जाओ, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। रिजू का बड़ा भाई बोलता है, ओए पागल हो क्या, तेरी हालत, एक तो पहले ही तो चोट फोट खाकर आया है और अब बोलता है हम सोने जाएं। शक्ल देख जरा अपनी, कैसा हाल कर लिया है तूने। तू ऐसा तो कभी नहीं रहता, हमेशा हंसता बोलता रहता है या गली मोहल्ले में अंश के साथ आवारागर्दी करता रहता है, और तू आज कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, कोई परेशानी है तो बता दे मेरे भाई। तेरे ये भाई तेरा ये उदास डरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। तू एक बार बोल तो सही, तुझे कौन सा डर सता रहा है? मैं तेरे डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। रिजू बोलता है, भाई कोई डर नहीं, बस मैंने बुरा सपना देखा इसलिए मेरी चीख निकल गई, और कोई भी बात नहीं। रिजू का भाई बोलता है, पक्का यही बात है ना? रिजू कहता है, हाँ भाई, बस यही बात है। अब आप सब आराम से जाओ, बहुत देर हो गई है भैया, आपको अपने काम पर जाना है तो आप सो जाइए। पापा आप भी सो जाइए, माँ और दीदी आप दोनों भी जाइए। रिजू की माँ रिजू के पापा से बोलती है, सुनिए, मुझे तो लगता है मेरा बेटा किसी सदमे में है, आप कुछ करते क्यों नहीं? आपने देखा नहीं, पहले ये चोट फोट खाकर आया, बोला कि खेलते वक्त लग गई, और अब ऐसे अचानक से चिल्लाने लगा। फिर बोलता है कि इसने कोई बुरा सपना देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सपना इसने देखा वो हकीकत हो? रिजू के पापा कहते हैं, बात तो ठीक कह रही है, पर हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक हो, उसे कुछ भी ना हुआ हो, ये सब हमारा इत्तेफाक हो, क्योंकि हम ज्यादा सोच रहे हैं। रिजू ने बोला, खेलते वक्त चोट लगी और अब कोई बुरा सपना देखा। रिजू की माँ कहती है, पर रिजू के पापा रिजू की माँ को रोकते हुए कहते हैं, अब सब ठीक है, अब सो जाना चाहिए, जो है सुबह देख लेंगे। फिर भी अपने बेटे की फिक्र है तो उसी से पूछ लीजिए, वो खुद कह रहा है वो ठीक है, सपने अच्छे बुरे किसी को भी आ सकते हैं। बच्चों को बहादुर होना चाहिए, और वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बेटा है, इसलिए इसकी फिक्र मुझे भी है। इतने छोटे सपनों से इसे घबराना नहीं चाहिए, सपने कैसे भी दिख जाते हैं। रिजू कहता है, हाँ माँ, हाँ मैं ठीक हूँ, आप सब सो जाइए। रिजू की बातों पर यकीन करके सब सोने चले जाते हैं, लेकिन रिजू की माँ को उसकी बहुत चिंता होती है। रिजू की माँ को लगता है शायद उनका बेटा किसी मुसीबत में है। रिजू की माँ उसके कमरे में चोरी से दोबारा आती है, पर रिजू अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है, तो माँ बिना दरवाजा खटखटाए वहां से चली जाती है। रिजू की माँ फिर भी रिजू को लेकर बहुत सोच रही थी। रिजू को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। रिजू को उस लड़की का खौफ खाए जा रहा था। रिजू थोड़ा अपना मन शांत करता है और सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आती। उधर रिजू की माँ को भी नींद नहीं आती। माँ रिजू को परेशान देखकर बहुत परेशान हो रही थी। रिजू को इस बात की जरा भी खबर नहीं होती है। धीरे धीरे समय और बीत जाता है, अंधेरी रात और गहरी हो जाती है। रिजू को नींद नहीं आ रही थी, उसके घर वाले सब सो रहे थे। रिजू के बारे में सोचती सोचती उसकी माँ भी सो जाती है। रिजू नहीं सोया। रिजू के कमरे से हवा अंदर आ रही थी, बाहर से कुत्ते बिल्ली की आवाज आ रही थी। रिजू उठकर अपने कमरे की खिड़की बंद करने आता है, तभी वो देखता है कि उसके जैसा बिल्कुल हूबहू उसके आंखों के सामने खड़ा है। ऐसा लग रहा था जैसे रिजू कोई आईना देख रहा हो। रिजू के सामने उसका हमशक्ल बिल्कुल वैसे ही हरकतें कर रहा था जैसे रिजू कर रहा था। रिजू अपना हाथ उठाता है तो वो भी हाथ उठाता है। रिजू अपने हाथों की उंगलियां गिनता है तो वो भी अपने हाथों की उंगलियां गिनता है। रिजू की जैसे ही वो सब हरकतें प्रक्रिया दोहरा रहा था, रिजू ने सोचा शायद फिर से वही लड़की है, इसलिए रिजू जब बोलता है कि कौन हो तुम,
तो वो भी रीजू की बात को दोहराता है, बिल्कुल सेम टाइम पर ही। जैसे जैसे रीजू बोलता है वैसे वैसे रीजू का हमशक्ल भी बोलता है। रीजू इस बात से हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपने मन में सोचता है, जो मैं बोल रहा हूँ ये भी वही बोल रहा है। इसका मतलब ये वो लड़की है, मेरा रूप लेकर आई है। इसका मतलब ये लड़की मायावी लड़की है। पता नहीं ये मुझसे क्या चाहती है। अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिए रीजू अपने हमशक्ल से पूछता है, क्या तुम वही लड़की हो? उसका हमशक्ल भी सेम टाइम पर रीजू के साथ वही बात बोलता है। मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। रीजू बोलता है, मैं कल से बहुत परेशान हूँ। ऐसा लग रहा है सारी मुसीबतों का पहाड़ बस मुझ पर ही टूट गया है। मैं इससे नहीं बच पा रहा हूँ। रीजू की यही सारी बात वो हमशक्ल फिर से दोहराता है। रीजू को ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी तरफ भी रीजू ही खड़ा है, या फिर रीजू के सामने कोई शीशा रखा है और बस उसी में ही वो खुद को देखकर बात कर रहा है। रीजू के मन में तरह तरह की बातें चल रही थी। रीजू को लगा, कहीं मैं जागती आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। खिड़की के इस तरफ मैं खड़ा हूँ, उस तरफ भी मैं खड़ा हूँ। फिर ये कैसे हो सकता है? चलो मुझे देखना चाहिए कि आगे मैं हूँ या कोई और है। रीजू अपने हाथ आगे बढ़ाता है और अपने हमशक्ल को छूने की कोशिश करता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो धीरे धीरे हाथ आगे करता है। जैसे ही वो अपने हमशक्ल को छूने की कोशिश करता है, वो हमशक्ल शख्स वहां से गायब हो जाता है। रीजू ये देखकर समझ जाता है ये उसका सपना नहीं है, बल्कि सचमुच ही खिड़की पर कोई था। कौन था खिड़की पर? रीजू बहुत गहराई से इस बात को सोच रहा था, लेकिन कुछ देर बाद रीजू के दरवाजे पर दस्तक होती है। रीजू सोचता है, कहीं खिड़की वाला शख्स दरवाजे पर तो नहीं आ गया, इसलिए वो दरवाजा खोलने में हिचकिचाता है। दरवाजे पर लगातार दस्तक होती रहती है। रीजू की घड़ी में टाइम देखता है, 2:30 बज रहा था। रीजू की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी बाहर से रीजू की माँ की आवाज आती है। तब रीजू की जान में जान आती है। फिर भी एक पल के लिए रीजू को लगता है, शायद इस बार मेरा हमशक्ल मेरी माँ के रूप में आया है। रीजू सोच रहा था, दरवाजा खोलूं या ना खोलूं। धीमे धीमे कदमों से रीजू दरवाजे की ओर और बढ़ा। फिर भी रीजू की हिम्मत नहीं हो रही थी कि रीजू दरवाजा खोल सके। बहुत देर तक दरवाजा बजता रहा। रीजू एकदम खामोश हो जाता है। बहुत देर तक जब दरवाजा बजता रहा तो रीजू के मन में ये ख्याल आता है कि अगर मेरा हमशक्ल या वो लड़की दरवाजे पर है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं दरवाजा खोलूं या ना खोलूं वो तो फिर भी अंदर आ सकती है। यही बातें रीजू सोचकर अपने कमरे का दरवाजा खोल देता है तो सामने अपनी माँ को पाता है। रीजू की माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, तू अभी तक सोया नहीं और इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? मुझे बता, तू किसी परेशानी में तो नहीं है? तुझे कब से देख रही हूँ, तू इतना परेशान सा दिखाई दे रहा है। किसी को तूने नहीं बताया, कम से कम अपनी माँ को तो बता सकता है ना बेटा। मैं भी तेरी चिंता कर रही थी, इसलिए मैं भी सोई नहीं। पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी, देखा तेरे कमरे की लाइट जली हुई, इसलिए बस देखने आ गई। रीजू कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। माँ बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है। माँ कहती है, बेटा सारा दिन ऐसी धूप में घूमता रहता है, तभी तेरे सर में दर्द होता है। चल कोई बात नहीं, ला मैं तेरा सर दबा देती हूँ। रीजू की माँ बेड पर बैठ जाती है। रीजू उनकी गोद में सर रखता है। माँ रीजू का हल्के हल्के हाथ से सर दबाती है। रीजू को अब थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है। वो अपनी माँ की गोद में अपनी सारी दुख तकलीफ भूल जाता है। माँ का आंचल पवित्र गंगा की तरह होता है। माँ के सामने तो जिंदगी चलाने वाला भगवान भी झुकता है। राहें अपनी राह बदल लेती है। रीजू को थोड़ी नींद आती है। उसका सर दबाते दबाते उसकी माँ भी सो जाती है। रीजू सोते वक्त अपनी करवट बदलता है। रीजू की आंख थोड़ी खुलती है तो वो देखता है कि उसका हमशक्ल वहीं पर खड़ा है। वो अपना सर ऊपर करके देखता है तो उसकी माँ बैठे बैठे सो रही थी। वो बेड से नीचे उतर माँ को सही से लेटा देता है और माँ को कंबल उड़ा देता है। खिड़की पर कौन खड़ा है वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। उसकी माँ उसके कमरे में थी तो उसे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था, माँ मेरी कितनी चिंता करती है, मेरे लिए बेचारी बैठी बैठी सो गई। मैं माँ को सब कुछ बताऊं या नहीं? माँ को बताऊंगा तो कहीं मेरे पीछे पड़ी हुई बला मेरे माँ के पीछे ना पड़ जाए। बस यही सोचते हुए रीजू अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताता है। रीजू इन सब हादसों को रोज महसूस कर रहा था। उसके कमरे में कुछ न कुछ अजीब होता ही रहता था। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। रीजू फिर से अपनी गर्दन घुमा कर देखता है तो उसे उसका हमशक्ल दिखाई नहीं देता। रीजू सोचता है, यार ये क्या बला है, बार बार खिड़की पर कौन दिखाई दे रहा है। फिर एक पल नजर हटाता हूँ तो फिर वो गायब ही हो जाता है। सुबह हो जाती है। घड़ी में 5 बजे का अलार्म बजता है। सब कुछ एकदम शांत नजर आता है।
अलार्म सुनकर सब उठ जाते हैं। माँ भी उठने वाली थी। रिजू एकदम से बेड पर लेट जाता है और सोने का नाटक करता है। माँ जब उठती है तो बेटे को सोया हुआ देखकर सोचती है कि सोने देती हूँ। मेरा बेटा बहुत परेशान था, अब आराम से सो रहा है। इतना कहकर माँ रिजू को सोता हुआ छोड़कर कमरे का दरवाजा बाहर से लगाकर उसके कमरे से चली जाती है। पर माँ को क्या खबर थी कि रिजू सोया नहीं था। थोड़ी देर में रिजू का दोस्त अंश उसके घर आता है। रिजू का दोस्त रिजू की माँ को मिलता है। वो उन्हें नमस्ते आंटी जी कहकर नमस्ते करता है। रिजू की माँ कहती है, नमस्ते बेटा, आ गए तुम? अंश कहता है, हाँ जी आंटी जी। रिजू कहाँ पर है, जरा उसे बुलाइए। आंटी जी कहती हैं, बेटा रिजू तो ऊपर अपने कमरे में सो रहा है। रिजू का दोस्त कहता है, अभी तक सो रहा है? वो उठा क्यों नहीं? क्या अभी तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई? रिजू की माँ कहती है, बेटा कल तू रिजू के साथ था ना, रिजू को इतनी चोट कैसे लगी? क्या हुआ था कल? वो कह रहा था कि खेलते वक्त चोट लग गई, पर मुझे लगता है कि बात कुछ और ही है। रिजू का दोस्त सोचता है, वाह कमाल है भाई, आंटी जी का दिमाग तो किसी डिटेक्टिव की तरह चल रहा है। अगर मैंने इन्हें सच बताया तो मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसने ही कुछ नहीं बताया तो मैं क्या बता सकता हूँ। मेरे दोस्त की छोड़ो, मेरे घर वालों से भी जूते खाने पड़ेंगे। चुप रहने में ही भलाई है। आंटी जी अंश को पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगा? मैं कल के बारे में पूछ रही हूँ। कल क्या हुआ, चोट कैसे लगी? रिजू को इतनी सारी, तुम तो उसके साथ थे ना, और खेलते वक्त इतनी सारी चोट तो नहीं लगती है। सच बता, क्या बात है? ऐसी इतनी चोट तो तब लगती है, ऐसा हाल तो तब होता है जब एक इंसान को बहुत सारे लोग मिलकर मारते पीटते हैं। क्या कल किसी ने लड़ाई झगड़ा किया था? बता, तू चुप क्यों है? अंश कहता है, वो आंटी कल ऐसा हुआ कि मैं और रिजू चंदन नगर के पास रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे कि अचानक वहां पर एक चोर आता है। लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। रिजू और मैंने उस चोर को पकड़ा। इतनी सारी भीड़ में लोग चोर को पीट रहे थे कि रिजू भी उस भीड़ में फंस गया, तो चोर के चक्कर में रिजू पीट गया। इतने लोगों के बीच से मैं रिजू को बचाने गया तो थोड़ी बहुत चोट मुझे भी लग गई। वाकई कोई भी ऐसी बात नहीं है। यही बात है, मैं उसी वक्त रिजू को डॉक्टर के पास भी ले गया था, उसे दवाई भी दिलाई। क्या अभी तक रिजू ठीक नहीं हुआ, या मुझे फिर से उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा? रिजू की माँ कहती है, चोर पकड़ा नहीं गया, और जिसने चोर को पकड़ा उसे पब्लिक ने पीट दिया। सामान किसका था, और सामान क्या था? पैसे थे या हीरे जवाहरात थे? किसके सामान चोरी हुआ, उसको वापस मिला या नहीं? अंश चुप हो जाता है। वो सोचता है, अरे यार, ये आंटी ने तो बहुत गहरा सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया। अब क्या इनके सवालों का जवाब दूं? इनका सवाल खत्म नहीं होता कि दूसरा तैयार हो जाता। ये कौन सी मुश्किल घड़ी में मैं रिजू के घर आ गया। रिजू की माँ कहती है, तुम फिर से चुप हो गए, बोलना बेटा। तू तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। तू बोलेगा भी कैसे, क्योंकि तुझे तो झूठ बोलने से ही छुट्टी नहीं मिल रही है। अंश को समझ नहीं आता कि आंटी के सवालों का क्या जवाब दें। अंश कहता है, आंटी जी अब इतना सब कुछ तो नहीं पता, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी। मैं तो बस चुपचाप सीट पर बैठा था। चोर हमारे सामने से गुजरा, लोग उसके पीछे आ रहे थे और उसे रिजू ने पकड़ा। इतनी भीड़ में इतना सब कुछ हुआ कि पता ही नहीं चला, इसलिए बस ये ध्यान नहीं रखा कि किसका सामान था और चोर का क्या हुआ। मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। अंश रिजू की बड़ी बहन से कहता है, दीदी थोड़ा पानी मिलेगा? अंश पानी पी रहा था। उसी वक्त रिजू की माँ कहती है, जिस डॉक्टर के पास गए थे मैं उसी डॉक्टर से पूछ लेती हूँ, वो तो बताएगा ना क्या कुछ हुआ, कैसे चोट लगी। डॉक्टर को तो बताया ही होगा तुमने। तभी अंश को झटका लगता है और उसके मुंह से पानी बाहर आ जाता है। यार आंटी जी तो 10 कदम आगे चल रही हैं। अंश की जुबान लड़खड़ा जाती है। वो कहता है, आंटी जी डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, मैं ले जाऊंगा उसे डॉक्टर के पास, आप क्यों तकलीफ करती हो? रिजू की माँ कहती है, तकलीफ कैसी? बेटा है वो मेरा, मैं ले जा सकती हूँ उसे डॉक्टर के पास। अंश कहता है, हाँ वो तो आप ले जा सकती हो, पर क्या आप सच में खुद डॉक्टर के पास जाएंगी? नहीं, मेरा मतलब आप। रिजू की माँ कहती है, हाँ बेटा, और सिर्फ डॉक्टर के पास ही क्यों, मैं तो सोच रही हूँ चंदन नगर के पास भी रेलवे स्टेशन पर घूमने जाऊं। मर गए बेटा, टिकट कटने वाला है और मेरा दोस्त ठाठ से सो रहा है। मुझे तो लग रहा है मेरा भी अंतिम समय आ गया है। अंश कहता, आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सारी बात अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, आप रुकिए। इतना कहकर अंश ऊपर रिजू के कमरे में जाता है। वो वहां पर देखता है कि कोई परछाई बिल्कुल उसके सामने से गुजरी। तभी रिजू की माँ कैसे पता करेगी सच्चाई। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडिटर को।